नमस्कार फ्रेंड्स। पहली चीज इससे पहले वाला जो लेक्चर था आपने ध्यान से देखा होगा कि आपने माइटोसिस के बारे में डिस्कशन किया था। माइटोसिस को डिस्कशन करते हुए एक चीज ध्यान देगी कि हमने सेल साइकिल रेगुलेशन को आपस में मर्ज करके पढ़ा था, हमने अलग से सेपरेट होकर नहीं पढ़ा था। तो आपने जब सेल साइकिल बेसिकली जब इंटरफेज पढ़ा है तो जीवन फेज में कौन कौन सा सेल साइकिल रेगुलेशन होता है, एस फेज में क्या क्या रेगुलेशन होता है, फिर एम फेज में क्या क्या रेगुलेशन होता है, फिर प्रोफेज में क्या होता है, मेटा फेज में क्या होता है, फिर एना फेज में कौन कौन से मॉलिक्यूलर इवेंट्स होते हैं जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। और उसमें बेसिस में हमने आपको चेक पॉइंट्स के बारे में बताया था, ठीक है, कि कहां कहां पे चेक पॉइंट्स होते हैं। उसके साथ साथ आपको P53 का रोल भी बताया गया था और उसके बाद आरबी रेटिनोब्लास्टोमा का भी ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर जो है, जो प्रोटीन है रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, इसके बारे में बताया गया था। ये सारी चीजें आपने इंटररिलेटेड फैशन में आपने माइटोसिस में पढ़ ली थी। मगर अब जब हम आपसे डिस्कस करेंगे मियोसिस, तब हम आपसे डिस्कस करेंगे कौन कौन से, आप खुद सोच के देखिए, मियोसिस जब आप डिस्कशन करते हैं तो कौन कौन से सिलेबस के कौन से पॉइंट्स आपसे इंटररिलेटेड फैशन में आते हैं। तो मियोसिस हम जब आपसे डिस्कस करते हैं तो अब आप देखोगे पहला पॉइंट रिकॉम्बिनेशन, आपके सिलेबस में है जेनेटिक्स में रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। हॉलिडे मॉडल और अदर से मॉडल जो होंगे वो हम आपसे वहां पे डिस्कस करेंगे। फिर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ये भी एक प्रकार का रिकॉम्बिनेशन ही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। चौथा प्रिंसिपल लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और पांचवा होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मेंडल के दोनों लॉ, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। यहां पे रियल प्रैक्टिस में कैसे इंटर रिलेटेड है ये चीजें पढ़ना होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस और यूजेनेसिस आपको अच्छे से पता है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमन में होती है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का मियोसिस प्रोसेस है। तो आप इन दोनों को जब इंटर रिलेट के पढ़ेंगे, बेसिकली मियोसिस और oogenesis जैसे है, कैसे प्राइमरी oogonia, कैसे इनेट स्टेट में oogonia प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगी, प्राइमरी oocytes कैसे डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाएगी, फीटल स्टेज में, उसके बाद जब आपका FSH LH आएगा फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे मेटाफेज 2 में जाके रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जब आप इंटररिलेट करके पढ़ेंगे तो आपका जो आंसर है, तो आपके पास जो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में कौन सा लॉजिकल कंक्लूजन लिखना है, और जो कंक्लूजन में कहा क्या लिखना है, ये सारी बातें आपसे एकदम ही आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि एवरीथिंग जो आप पढ़ रहे हैं वो इंटर रिलेटेड फैशन में है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपका कंटेंट का क्वालिटी भी ज्यादा बेटर होगा। और दूसरा क्या होगा कि जो आपका लॉजिकल आर्गुमेंट है और उसका जो फ्लो है वो ज्यादा बेटर होगा। वो ऐसे नहीं होगा कि आप बस फीचर्स लिखते जा रहे हैं और आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, उसका आंसर में एक लॉजिकल फ्लो होता है। तो वो बहुत जरूरी है, वो तभी आएगा जब आप डिटेल में कोई चीज पढ़ते हैं और साथ साथ एक पार्ट को दूसरे पार्ट के सिलेबस से रिलेट करते हैं। तो हम जब आप यहां से आपसे मियोसिस डिस्कस करेंगे तो अब यही चीज आपसे डिस्कस करेंगे कि पहले तो मियोसिस होता क्या है। मियोसिस बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में ये हो रहा है, ठीक है। इट इंश्योर्स प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट, स्पर्म एंड एग। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस का स्पर्म का बनना, एग्स का बनना oogenesis के थ्रू, इसी प्रोसेस को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, मियोसिस बोलेंगे। मियोसिस 1 इज ए रिडक्शनल डिवीजन, 2 इसको हम डिटेल में अभी डील करेंगे। रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम 1 2 से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमीट बनेंगे। फिर क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात की, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हमने आपसे पहले लिया। यहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में बताया कि मियोसिस 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम को सेपरेट करता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि आपके लिए व्हाट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये हम अभी डील करते हैं, ठीक है। oogenesis क्या है, एक प्रकार की मियोसिस है और कुछ साइटो डिफरेंशिएशन होगा। मतलब जब oogenesis बनता है उसके ऊपर देखेंगे बहुत से फॉलिक्यूल होते हैं, जहां ग्राफिकन फॉलिक्यूल बोलेंगे,
या मतलब और बाकी क्यूमुलस करके होगा, एक सेल का नाम होता है वहां पे। तो वो हम स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में डील करेंगे, तो वहां जब चलेंगे तो बात अलग करेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी की। मगर कहने का मतलब है आपको इंटरकनेक्टेड फैशन में जाना है, ठीक है। अब आगे आते हैं मियोसिस के बारे में। पहली चीज सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस जब डिस्कस करेंगे तो पहली चीज समझना होगा कि S1 फेज में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो जो क्रोमोसोम होता है एस फेज में, ये एग्जांपल करके समझिए कि 23 क्रोमोसोम कहां से आएंगे, मदर से आएंगे, 23 क्रोमोसोम फादर से आएंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए ये कोई लड़का है, ठीक है, ये हमारी डायग्राम पे मत जाइए, ये लड़का है। तो इसके पास जो 23 क्रोमोसोम होंगे, इसके पास मदर से होंगे और 23 क्रोमोसोम फादर से होंगे, ठीक है। तो जब ये स्पर्म इसमें बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो स्पर्म बनने से पहले एस फेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो 23 क्रोमोसोम है, ये मान के चलते हैं मदर से आ गए इस लड़के में, और ये 23 क्रोमोसोम फादर से आ गए, ठीक है। तो ये उसमें से एक क्रोमोसोम है, मान के चलते हैं कोई भी नंबर मान सकते हैं 1 2 3 4, जैसे 1 से 46 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो 1 से 23 के बीच में कोई भी नंबर मान लेते हैं। अब एस फेज में जब इसका रेप्लिकेशन होगा, तो ये रेप्लिकेशन होने की वजह से इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएंगे, ठीक है। ये देखेंगे आप 2 सिस्टर क्रोमैटिड, मतलब क्रोमोसोम का नंबर सेम है यहां पे, मगर क्या है, डीएनए जो अमाउंट है वो डबल हो गया है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये यहां पे क्रोमोसोम नंबर 1 है, एक मतलब सेम रहेगा, मतलब 46 है क्रोमोसोम, वो 46 ही रहेंगे, मगर अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ गया, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से एक सिस्टर क्रोमैटिड और उसके साथ में जुड़ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, अब होमोलॉगस क्रोमोसोम किसे बोलते हैं, ठीक है, ये भी अभी डील करते हैं हम आपसे। कंसेप्ट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब है कि जब आपके पास 23 क्रोमोसोम मदर से, 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं, ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 1 जो 23 हैं, ठीक है, 23 फादर से मत, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 2 3 4, तो क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम द फादर और क्रोमोसोम 1 फ्रॉम द मदर, ये क्या है, आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है। इसी से ध्रुव होमोलॉगस क्रोमोसोम है। इसी तरह से 3 और 4, इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो जीन है, ये डायग्राम ऑलरेडी है, यहां पे देखेंगे, इस पे जो जीन, यहां पे जो एलील है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, ये दोनों सोम होगी, ठीक है। इसी तरह की इसको बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम द फादर, 1 फ्रॉम द मदर, या 2 फ्रॉम द फादर, 2 फ्रॉम द मदर, इसको हम बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात होती है मियोसिस में, मियोसिस 1 में, स्पेशली प्रोफेज स्टेजेस में, अब पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात होगी, ठीक है। तो हम अब डील करते हैं आगे, चलिए, ये अभी हम आगे बात करेंगे। तो मियोसिस जब आप डिस्कस करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि मियोसिस 1 को किस किस स्टेज में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। उसी तरह से इसके बाद मियोसिस 1 और के बीच के कोई डीएनए, इसमें नो डीएनए रेप्लिकेशन, इसके बीच में नो डीएनए रेप्लिकेशन, तो जो डीएनए की क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, मतलब अलग से कोई सिस्टर क्रोमैटिड यहां से अब अटैच नहीं होगा। तो मियोसिस 2 में क्या होता है, फेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज, ये चीज का हम डील करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मियोसिस में है वो है प्रोफेज 1, इसको 5 सब डिवाइड कंडीशन में रखा गया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचोटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो इस तरह से
स्टेजेस हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन बेसिकली होता क्या है, जहां पे कंडेंसेशन क्रोमोसोम, पहले याद होगा आपने, कोहेसिन प्रोटीन की वजह से आपस में मतलब सिस्टर क्रोमेटिड के, जो ध्यान से देखेगा जब माइटोसिस में आपने पढ़ा था एक चीज कि जो सिस्टर क्रोमेटिड बड़ा है, ये दोनों यहां किससे अटैच रहते हैं, कोहेसिन प्रोटीन के वजह से आपस में अटैच रहते हैं। ठीक है, यहां पे सेंट्रोमियर होता है, उसकी बात नहीं हो रही। कंडेंसेंट प्रोटीन और कोहेसिन प्रोटीन सिस्टर कंडेंसेंट प्रोटीन की वजह से क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अनपेयर्ड क्रोमोसोम आर स्टिल अनपेयर्ड एट दिस स्टेज, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। इसका मतलब क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1, इसकी बात हो रही क्रोमोसोम नंबर 1, एग्जाम्पल के लिए हम क्रोमोसोम नंबर 1 ले रहे हैं। ठीक है, एक मदर से है, एक फादर से है, ये मदर है, ये फादर से है। डिप्लोटीन स्टेज में दोनों अलग अलग होंगे, अभी इनकी पेयरिंग नहीं हुई है। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, जो प्रोफेज स्टेज में है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये अभी किसी न्यूक्लियर एंड के किसी एंड पे, सपोज करिए यहां पे ये दोनों अटैच हो जाते हैं। ये किसी एंड पे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्रोमोसोम स्कैनिंग का मतलब है कि क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम द फादर जो होगा, सपोज करिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ मदर है, ये किसकी तलाश में घूमना स्टार्ट करेगा, फादर से जो क्रोमोसोम नंबर 1 आया हुआ है। उसी तरह से मदर का क्रोमोसोम जो 2 होगा, वो फादर के क्रोमोसोम नंबर 2 को सर्च कर रहा होगा कि कहां दोनों हैं। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर लेवल में इन दोनों का मेटिंग स्टार्ट होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे की तलाश में घूम रहे हैं। तो पहली तलाश जो है, वो मतलब सर्चिंग जो है, वो कहां होगा, लेप्टोटीन में स्टेज होगा। मतलब 1 क्या है, मदर का क्रोमोसोम नंबर 1 फादर के क्रोमोसोम नंबर 1 की तलाश में है, मदर का क्रोमोसोम नंबर 2 फादर के क्रोमोसोम नंबर 2 की तलाश में है। इन दोनों की पेयरिंग को बोलते हैं होमोलॉगस पेयरिंग, जो हम आगे के स्टेजेस में होगी। ठीक है, क्रोमोसोम यानी फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक। मैंने आपसे बोला था शुरुआत में, जब मियोसिस का डिस्कशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए रिकॉम्बिनेशन भी हमारे सिलेबस में है। तो क्या होता क्या है, ये जो आपका क्रोमोसोम है, एग्जाम्पल के समझते हैं, ये फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो यहां पे क्या होगा, एक छोटा सा कट होगा, सॉरी ये बहुत बड़ा सा हो गया, एक छोटा सा कट आएगा, इस कट को बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, फॉर्मेशन डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक। ये इंजाइम एक कोई होता है SPO11, ये डबल स्टैंडर्ड ब्रेक करेंगे। जब हॉलीडे मॉडल आपसे डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेशन में, उस समय इस प्रोटीन की बात करेंगे, मगर आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे कि ये जो ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी, होमोलॉगस के पेयरिंग के लिए, है ना। ये मतलब आप इसको इंटरकनेक्ट करेंगे हम फ्यूचर में रिकॉम्बिनेशन के बाद, तो ध्यान रखिएगा, ये हम जब रिकॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे तो इस प्रोटीन के बारे में वहां फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डबल ब्रेक। तो ये लेप्टोटीन में क्या होगा, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो रहा है, होमोलॉगस जो क्रोमोसोम है वो दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम को स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं पेयरिंग के लिए, और फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक की बात हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होगा। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि होमोलोगस पेयर्स आपस में यूनाइट हो सके। ठीक है, डबल SPO11 ये एक प्रोटीन है, ये लेप्टोटीन हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अभी तक आपने ध्यान से देखा था कि कोहेसिन प्रोटीन सिस्टर क्रोमेटिड प्रोटीन को आपस में अटैच करती है, जब माइटोसिस आपने पढ़ा था, मगर यहां पे कहानी अलग है। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, मगर जो दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है,
ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को अटैच करने के लिए तो कोहेशन प्रोटीन था, मगर होमोलॉगस क्रोमोसोम को आपस में इस तरह से बॉन्ड करने के लिए एक जो प्रोटीन होता है उसको सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है, जिसमें प्रोटीन का नाम स्पेशली कॉल्ड सिनेप्टोनेमिन करके प्रोटीन होता है, और वो इन दोनों को अटैच करता है। मतलब क्या है, सिनेप्टो कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो होमोलॉगस जो क्रोमोसोम है उसको आपस में यूनाइट करने के लिए काम करता है। मतलब होमोलॉगस पेयर आपस में पास किस वजह से रहते हैं, ये सिनेप्टोनोमियल जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट फैसिलिटेटिंग पेयरिंग एंड homologous chromate align closely with the sister chromatid still tightly attached। मतलब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये तो कोहेसिव प्रोटीन की वजह से हैं, मगर ये जो सिनेप्टोकॉमियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में बनता है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में क्रॉसिंग ओवर होने के लिए जरूरी है कि ये दोनों आपस में पास में रहें। अटैचमेंट कहां से होगा, तो वो जो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक हुआ था उसी लोकेशन पे जाके ये इनका अटैचमेंट होगा और वहीं पे क्रॉसिंग होगा। Synapses begin at a specific point, telomere progress along the chromosome leading to partial pairing in this stage. Preparation for the crosing over. Homologous pairing and synaptocomplex lay the groundwork for genetic recombination, which occurs in the next stage, patchy telomere bucket formation. क्रोमोसोम क्लस्टर एट द एंड ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। मतलब आपको वहां पे देखा था कि आपने न्यूक्लियर जो एनवेलप है उसके एंड में ये सारे क्रोमोसोम अटैच हो रहे थे। इन क्रोमोसोम जो अटैच हो रहे थे यहां पे ये टीलोमेयर एंड के वजह से ये जो न्यूक्लियर एनवेलप के आसपास जो अटैच हो रहे थे इसको बोल रहे हैं टीलोमेयर बकेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पे जाइगोटीन में बेसिकली क्या हो रहा है, होमोलॉगस पेयरिंग हो रही है। यहां पे जो तलाश थी ना, जो होमोलॉगस स्कैनिंग हो रही थी वो जो लेप्टोटीन स्टेज में, यहां पे तलाश पूरी हो गई, दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। हेमोलॉगस पेयरिंग हो गया। पेयरिंग किस वजह से हुआ, सिनेप्टोनेमियल कॉम्प्लेक्स की, नीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से हुआ है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ क्रॉसिंग के लिए, सबसे ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें सिनेप्सिस ऑफ ये सारे पॉइंट्स हमारे जाइगोटीन के हो गए। अब आगे आते हैं पैचीटीन। कंप्लीट होमोलॉगस, पूरी तरह से फुली पेयर्ड अलोंग द लेंथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टो। मतलब पूरी लेंथ में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो पूरी लेंथ में क्या है, पेयरिंग इनका हो चुका है। डायग्राम अच्छा नहीं है हमारा, एक मिनट रुकिएगा। ये पूरे लेंथ में ये जो है होमोलॉगस पेयर का बॉन्डिंग हो चुका है। ठीक है, क्रॉसिंग में ये किसी, जहां पे आपने ब्रेक की बात की थी, यहां पे कहीं डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, नहीं है, छोड़िए। अब आप ध्यान से देखेंगे यहां पे डायग्राम का प्रॉब्लम हो रहा है। इसी तरह से आपका बन गया, इस स्टेज में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। ठीक है, ये मान के चलते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब क्या हुआ कि वो सिस्टर क्रोमेटिड फादर और मदर के बीच, सिस्टर क्रोमेटिड जो एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड है उसको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब मदर का फादर के क्रोमेटिड के बीच में जो कॉम्बिनेशन हुआ है उसको बोलेंगे नॉन सिस्टर
क्रोमेटिड के बीच में जो क्रॉस हुआ है, ठीक है, दिस नोन एज ए क्रॉसिंग ओवर। फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट, ईच होमोलॉगस पेयर कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड, क्योंकि इसमें जो बाइंडिंग है उसमें 4 क्रोमेटिड हो गए हैं, इसको बाइवेलेंट बोलेंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी। रिकॉम्बिनेशन एंजाइम प्रोटीन मेडिएट द प्रोसेस, मतलब ये रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है यहां पे कंप्लीट होता है। क्रॉसिंग ओवर हो गई मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम और कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं यहां पे, मतलब प्रोफेज स्टेज में आपको पता होगा कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन 1 स्टेप के बाद और ज्यादा मतलब और कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा कंडेंस स्टेज किस स्टेज में होती है? मेटाफेज स्टेज में होगी। अब विजिबल चाइज़मेटा, ये ध्यान रखना कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है चाइज़मेटा के ऊपर कि इंपॉर्टेंस क्या है मतलब मियोसिस में। तो क्रॉसिंग ओवर जिस पॉइंट में हो रहा है इस पॉइंट को बोलेंगे चाइज़मेटा, ठीक है। वेयर होमोलॉगस हैव एक्सचेंज द सेगमेंट, सिस्टर क्रोमेटिड स्टे टुगेदर डिस्पाइट क्रोमोसोमिसिस। ये चीज ध्यान रखने की बात है, मियोसिस जो 1 होता है यहां पे होमोलॉगस पेयर का यूनियन भी होता है और यही होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग भी होगा मियोसिस 1 में, और सेपरेशन भी होमोलॉगस क्रोमोसोम का ही होता है। यहां पे सिस्टर क्रोमेटिड का कोई सेपरेशन नहीं होता, वो हम अभी एनाफेज में आपसे डिस्कस करेंगे। तो पैचिटीन में बेसिकली क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा चाइज़मेटा विजिबिलिटी होगी, ठीक है। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसके बाद आप देखेंगे सिनेप्टोनेमियल जो कॉम्प्लेक्स है उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा। अब देखेंगे डिप्लोटीनीज, यहां पे सिनेप्टोनेमियल जो कॉम्प्लेक्स बना था आपने देखा था जो शुरुआत में सिनेप्टोनेमियल कॉम्प्लेक्स, उसका क्या होगा? वो धीरे धीरे अब ये डायग्राम मेरे से अच्छा नहीं बन रहा है, एक मिनट रुकिएगा। ये जो डायग्राम है यहां पे जो सिनेप्टोनेमियल कॉम्प्लेक्स था अब ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देगा। चाइज़मेटा फॉर्मेशन ये अब विजिबल, ये जो जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस पॉइंट अब विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन और थिकनेस स्टार्ट होगा। एविडेंस फॉर जेनेटिक इफेक्ट ऑफ विच कट पैचिटीनिस नाउ विजिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चाइज़मेटा, ठीक है। ये चाइज़मेटा बहुत ही विजिबल कंडीशन में दिखाई देने लगता है पैचिटीन और डाइकाइनेसिस स्टेज में। पार्शियल सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब कि पार्शियल सेपरेशन का क्या मतलब है? ये जो सिनेप्टोनेमियल कॉम्प्लेक्स है यह पूरी लेंथ पे ना होके बस किसी कुछ जगह पे, सपोज करिए इतने ही पॉइंट पे सिनेप्टो कॉम्प्लेक्स इसको अटैच रखता है बाकी जगह पे यहां पे सारा जो सिनेप्टोनेमियल कॉम्प्लेक्स है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, ठीक है। मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, यहां पे सिर्फ अटैच होगा इस जगह पे, बाकी जगह का ये जो सिनेप्टोनेमियल कॉम्प्लेक्स है वो डिसअसेंबल हो जाएगा। प्रिपरेशन फॉर ट्रांजिशन जो है, प्रिपरेशन फॉर डाइकाइनेसिस सब स्टेज वेयर क्रोमोसोम प्रिपरेशन फॉर सेपरेशन, एक्सटेंडेड ड्यूरेशन। अब ध्यान से देखिएगा, एक्सटेंडेड ड्यूरेशन फॉर सम ऑर्गेनिज्म। अब आपने ध्यान दिया होगा, अब आपसे बात करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट oogonia के बारे में। जब oogenesis होता है, डिप्लोटीन अरेस्ट के बारे में आपने पढ़ा, oogonia। गर्ल्स में क्या होता है आपने सुना होगा कि जितने भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं वो बेसिकली बचपन में ही बन जाते हैं। तो सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल से हमारा क्या बनेगा? oogonia बनेगा, ठीक है। oogonia अभी तक
क्या होगा कि बहुत से माइटोटिक डिवीजन से लार्ज नंबर ऑफ ओगोनिया इन फीटल स्टेज बनाता है। ठीक है, ओगोनिया सबसे पहले प्रिमोर्डियल सेल से ओगोनिया बनेगा एक, वो उससे फिर माइटोटिक डिवीजन ढेर सारे होंगे और ओगोनिया चेंज इन साइज, स्टॉप माइटोटिक डिवीजन, और चेंज किस में हो जाता है, प्राइमरी oocytes में चेंज हो जाएगा। प्राइमरी oocyte बेसिकली आपका क्या होगा, इंटर कर जाएगा मियोसिस में। ठीक है, तो ये क्या होगा, मतलब ये फिटल स्टेज में हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ऑल ओगोनिया प्राइमरी चेंज इनटू प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड एट ए डिप्लोटीन स्टेज, मतलब फीटल स्टेज में पहले oogonia से जितने प्राइमरी oocyte जितने भी बनने थे वो बन गए। उसके बाद ये जो प्राइमरी oocyte मियोसिस में एंटर करेंगे और मियोसिस की किस स्टेज में अरेस्ट हो जाएंगे, मतलब डिप्लोटीन स्टेज पे। मतलब जब गर्ल का बर्थ होता है तो उसके जितने भी ओवम हैं वो प्राइमरी oocytes वो किस कंडीशन पे अरेस्ट होंगे, डिप्लोटीन स्टेज पे। तो वही वहां पे कहने की बात करता है, ये डिप्लोटीन में अरेस्ट होंगे। और जब प्यूबर्टी आता है उस कंडीशन में आप देखोगे कि FSH, LH, लेप्टिन, ये सारे का सिक्रीशन ज्यादा स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होगा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलस जाएगा और ये प्राइमरी oocytes जो हैं, जो अरेस्टेड से डिप्लोटीन स्टेज में, ये इनका फिर से मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब प्राइमरी 40,000 के आसपास प्राइमरी प्रिमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। मतलब ये जो प्राइमरी फॉलिकल होता है इसके ऊपर ना बहुत सारे एपिथेलियम के लेयर आते हैं। ये हम सब आगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवेरियन साइकिल पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, यहां नहीं कर रहे। ये चेंज हो जाएगा सेकेंडरी oocytes में, और सेकेंडरी oocyte जो है ये कहां पे, मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। मेटाफेज स्टेज में अरेस्टेड ये तभी होता है जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, तो मेटाफेज अरेस्ट यहां से खत्म होता है। तो जो मियोसिस प्रोसेस है स्पेशली इन गर्ल्स में वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। ये ऐसा नहीं होता कि बहुत जल्दी खत्म होता है। आप खुद सोचो कि बचपन में स्टार्ट हुआ था जब फीटल स्टेज में थी, और एंड कहां होता है, जब चाइल्ड लगभग मतलब एडल्ट कंडीशन में हो जाती है, जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम का फर्टिलाइजेशन, ओवम प्लस स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन होता है तब जाके मियोसिस स्टेज पूरी होती है। तो ये इंटर रिलेट करने को आपको जरूरत था, तो आपको करना पड़ेगा, तो आपका आंसर ना बेटर होता है। क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मियोटिक अरेस्ट इन oogenesis। ये आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ मियोटिक अरेस्ट इन oogenesis, ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ दिया है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब आते हैं हम कहां पे, पैचिटोन हो गया, डिप्लोटीन हो गया, डाइकाइनेसिस के बारे में हमने पढ़ लिया, चायस्मेटा टर्मिनेशन, मैक्सिमम नंबर क्रोमोसोम कंडेंसेशन हो गया, चायस्मेटा साइड ऑफ क्रॉसिंग, ये एकदम एंड में चला जाएगा, टीलोमेयर के एंड में। न्यूक्लियर एनवेलप है, प्रोफेज में आपने हमेशा देखा होगा माइटोसिस में न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन होता है, लैमिनिन प्रोटीन उन सब की वजह से होता है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉस्फोलाइजेशन, वो सब चीजें आपने पहले ही पढ़ ली हैं। स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, वो आपको याद होगा कि जो सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपोजिट एंड्स में जाना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें स्पिंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन, ये लगभग पूरी तरह से सेपरेट होते हैं, मगर एक पॉइंट ओनली चायस्मेटा पॉइंट पे ये अटैच होते हैं। अब यूपीएससी ने एक बार पूछा हुआ है कि वाई चायस्मेटा का इंपॉर्टेंस क्या है। चायस्मेटा का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि चायस्मेटा पे होमोलॉगस क्रोमोसोम अटैच होते हैं। चायस्मेटा पे क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम अटैच होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम अटैच होंगे। ठीक है, ये अटैचमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एनाफेज में जो है
एनाफेज कंडीशन पे, एनाफेज 1 पे होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। तो चायस्मेटा का इंपॉर्टेंस क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम को एनाफेज तक सही सलामत ले जाना, ताकि ये यहां पे प्रॉपरली सेग्रीगेट हो सके। ठीक है, सॉरी, homologous is still collected only as chiasmata but only ready to separate during metaphase stage में। सेपरेशन मेटाफेज 1 में होता है। इक्विटोरियल, ये यहां पे जो इक्विटोरियल प्लेट होती है मेटाफेज में, वहां पे ये अटैच, ये यहां पे आके इनका अरेंजमेंट होता है। इसके बाद जो सेपरेशन होता है वो बेसिकली एनाफेज में होता है। Disappearance of nucleation, completion of the prophase marks the dikinesis marks the completion of prophase 1, ensuring the proper chromosome properly aligned, ready for the next stage of meiosis. Dikinesis is critical for ensuring proper attachment of chromosome to the spindle apparatus, accurate segregation of the homologous chromosome in meiosis 1. तो प्रोफेज बेसिकली आप अगर देखोगे जो है इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग है। दूसरा क्रॉसिंग ओवर है। तीसरा चायस्मेटा का फॉर्मेशन है। तो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है उसका ये 3 इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, इसके बिना मियोसिस में ना डाइवर्सिटी आएगी, मतलब जो स्पर्म बनेगा या चाहे ओवम बनेगा उसमें डाइवर्सिटी कहां से आएगी, वो आएगी कहां से, वो क्रॉसिंग ओवर से वजह से आएगी। और ये क्रॉसिंग ओवर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि चायस्मेटा आपको कहां तक लेके जाए, मेटाफेज में इक्विटोरियल पोजीशन में बैलेंस करने के लिए। उसके बाद जो सेपरेशन होता है वो एनाफेज स्टेज में होगा। तो ये है आपका प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। ठीक है, अब हम डील करते हैं कहां, मेटाफेज 1। अब ध्यान से देखने की बात है, जब माइटोसिस पढ़ रहे थे तो वहां सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो रहे थे, अलाइन हो रहे थे मेटाफेज में इक्विटोरियल प्लेट पे। मगर यहां पे कहानी अलग है। यहां पे क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम अलाइन होंगे। ध्यान से देखिएगा, भी बताते हैं हम आपको। यहां पे क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम अलाइन होंगे। ही होमोलॉगस क्रोमोसोम अलाइन हो रहा है। ठीक है, ये यहां पे कहां से, चायस्मेटा के थ्रू अटैच है। अब स्पिंडल पोल पे क्या होंगे ये, तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, माइक्रोट्यूब्यूल के थ्रू होमोलॉगस पेयर का मेटाफेज 1 में क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम इक्विटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं। शुरुआत में जब आपसे हमने स्टार्ट किया था तो आपसे बोला था कि मेंडल का लॉ भी मियोसिस से रिलेटेड है। इसमें कौन सा लॉ है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है कि मेटाफेज स्टेज में ये जो क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसका अरेंजमेंट अलग अलग टाइप से हो सकता है। मतलब हमारे यहां 23 फादर से, 23 मदर से, फादर से और मदर से क्रोमोसोम है। ठीक है,
इनका पेयरिंग होगा। तो अब ध्यान से सोचिए, एक ये पेयर बना, एक दूसरा पेयर बनेगा, आपको बताते हैं इस तरह से कितने पेयर बनेंगे, इमेजिन करके देखिए आप। नहीं हो रहा है, अब देखिए ध्यान से, एक ये पेयरिंग हुई, एक दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। अब क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये थी कि दोनों क्रीन एक तरफ थे, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला मदर मानिए और ये फादर मानिए, इस कलर वाले, ये वाला इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये वाला इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इस तरह से ये जो 23 पेयर बन रहे हैं, इनका अरेंजमेंट कुछ भी हो, मतलब आप वन में इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। ये जो इंडिपेंडेंट इनका जो अरेंजमेंट है, इस साइड में जाना या इस साइड में जाना, इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो मेंडल लॉ जो है का, इसमें जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट है वो यहां से क्लियर होता है। इस तरह से आप सोचिए कितने पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और किस तरह से वो जो क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, कहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नोबडी नोज। तो पॉसिबिलिटी उसकी बहुत एन नंबर ऑफ ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो मेंडल लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जब मेंडल्स लॉ आएगा तो आप म्यूसिस में किस तरह से इंटररिलेट करके एग्जांपल से समझाएंगे, अब आपको समझ में आ गया। तो अब जब मेंडल लॉ जब आपको एक्सप्लेन करना होगा तो आप में कौन सा डायग्राम बनेगा, ये वाला डायग्राम वहां पे दिखाएंगे। इस तरह के 2-3 कॉम्बिनेशन आप वहां पे दिखाएंगे कि मेटाफेज स्टेज में किस तरह से होमोलॉगस पेयर का डिफरेंट, मेटाफेज 1 में किस तरह से डिफरेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल है। और ये जो असॉर्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट, एक रैंडम है। ये आंसर आपका कहां पे जाएगा, जब यूपीएससी आपसे मेंडल्स लॉ पे क्वेश्चन पूछेगा, तब आप कौन सा ये डायग्राम बना के आएंगे और ये लॉजिक वहां पे दे के आएंगे। वरना वो 12th वाला आंसर लिखेंगे, उसमें मार्क्स नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं फिर से इसी पे आते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे। ये रैंडम ओरिएंटेशन, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अलोंग द मेटाफेज प्लेट, रैंडम ओरिएंटेशन है ये। मतलब वही जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो एकदम रैंडम है। ओरिएंटेशन ऑफ होमोलॉगस पेयर इज रैंडम विद मटेरियल एंड होमोलॉग ओरिएंटेड टुगेदर अपोजिट पोल कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द एंड जेनेटिक मटेरियल। स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट, मतलब ये जो फाइबर अटैचमेंट हो रहा है वो हो रहा है चायस्मेटा होल्स होमोलॉगस क्रोमोसोम टुगेदर। मतलब चायस्मेटा आपको कहां, मेटाफेज प्लेट तक ले जाता है। उसके बाद जो एनाफेज 1 में ये चायस्मेटा, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम का ब्रेकडाउन होगा, अल्टीमेटली वहां पे चायस्मेटा का ब्रेकडाउन होगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टिल कनेक्टेड एट द चायस्मेटा इंश्योरिंग प्रॉपर टेंशन एंड अलाइनमेंट, बाइवेलेंट एट द मैक्सिमम कंडेंसेशन हाईली। आपने पहले ही बताया कि मेटाफेज स्टेज में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम कंडेंस कंडीशन में होता है, ठीक है। तो अब ध्यान देने की बात है, मेटाफेज की जब बात करेंगे तो क्या क्या बात करेंगे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, होमोलॉगस पेयर का एक रैंडम अरेंजमेंट होता है मेटाफेजिक प्लेट पे, चायस्मेटा अभी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम को होल्ड कर रहा होता है और मैक्सिमम कंडेंसेशन की कंडीशन होती है। अब जो क्रोमोसोम है वो कहां इंटर करेगा, एनाफेज में इंटर करेगा। ये आपको याद होगा, वो जो चेक पॉइंट और ये सारी चीजें हैं वो यहां भी लागू होंगे। यहां पे हम डिटेल में डील नहीं कर रहे हैं, वहां पे जो हमने आपको पढ़ाया था मैड प्रोटीन, ब्लब प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन का यहां पे होगी स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, ये सारी चीजें अभी भी काम करेंगी। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में होगा, साइक्लिन बी और
साइक्लिन बी के बारे में भी यहां पे आएगा, CDK1, ये सारी चीजें आपको डील करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आते हैं यहां पे सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा। अब जाके ये जो चायस्मेटा है इसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, अभी हम डायग्राम में आपको समझ आए। होमोलॉगस क्रोमोसोम आर पुल्ड अपार्ट, मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, दिस इज कॉल्ड डिसजंक्शन। ठीक, अभी इससे क्या डिजीज होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर ये डिसजंक्शन मतलब ये जो एक पोल से दूसरी पोल की तरफ से सही से अगर डिसजंक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, नॉन डिस्टिंक्शन की बहुत सी डिजीज आपने सुनी होंगी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ये सारा कहां पे आपको समझने का जरूरत होगा, एनाफेज की जो कंडीशन को जब आप सही से समझेंगे ना तब आपको ये सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी जो कंसेप्ट होगा वो यहीं से क्लियर होगा आपको, अभी उसको डील करेंगे। Chromosome number is Hall reductional division as each pole receives only one homologous chromosome. Cell transition from diploid to haploid. Random assortment of chromosome. Random orientation by metaphase is a unique combination of maternal and paternal. ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, मैंने आपसे बोला था रैंडम ओरिएंटेशन की, मतलब हर जो ओवम बनेगा उसका क्या होगा, अलग अलग जो अरेंजमेंट हो सकता है, तो वो उसके बारे में ये बात कर रहा है। कोहेशन एंड द सेंट्रोमियर, अभी भी सिस्टर जो क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड मतलब ये जो क्रोमोसोम है अभी भी इंटैक्ट है, मतलब अभी भी सिस्टर क्रोमेटिड लेवल पे कोई सेपरेशन नहीं होगा एनाफेज 1 में। स्पिंडल फार्मर, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल को मैंने आपसे बताया था कि जब आपसे हमने स्पिंडल के बारे में जो बात किया था तब हम आपसे स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल, जब आप मियोसिस की बात कर रहे हैं तो आपसे मैंने बोला था कि माइक्रोट्यूब्यूल कि माइक्रोट्यूब्यूल का प्लस एंड होता है, माइनस होता है, डाइनिन काइनेसिन प्रोटीन, ये डीपोलराइजेशन, पॉलीराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, मतलब ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है इसका डिसइंटीग्रेशन और कॉन्ग्रीगेशन की वजह से ये इस तरफ से इसका मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपके सिलेबस में है और ये इसको आपको आना भी चाहिए। ये हम आगे वैसे डील करेंगे जब स्पिंडल फाइबर, माइटोटिक अपरेटस, एंड क्रोमोसोम मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनाफेज में बेसिकली होता क्या है आपका सबसे समझने की जरूरत है। एनाफेज में एक डायग्राम बनाइए पहले, और आप ध्यान से देखेंगे पहले यहां पे चायस्मेटा से अटैच था, मैं ज्यादा पोल्स और क्रोमोसोम नहीं बना रहा हूं मैं। अब ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, एग्जांपल के लिए समझिए, अगर सेपरेशन होगा तो क्या होगा, अगर प्रॉपर सेपरेशन होगा तो क्या कंडीशन होगा, ये क्रोमोसोम इधर आएगा, अच्छा से क्रोमोसोम नहीं बना, फिर से बनाते हैं, रुकिए।
ये अपोजिट पेन की तरफ जाएंगे। मगर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर ये सही से सेपरेशन नहीं हुआ होमोलॉगस क्रोमोसोम का, तो क्या हो सकता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड यहां से ब्रेक हो जाए और ये क्रोमोसोम यहां चला जाए। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी ये इधर चला जाए या दोनों के दोनों इधर चले जाए। तो इस कंडीशन को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन की वजह से बहुत से देखा होगा कि क्रोमोसोम नंबर 1 एक्स्ट्रा है किसी के पास, 18 क्लिफ्टन में क्या होता है एक्स ज्यादा हो जाते हैं, उसी तरह टर्नर में एक्स क्रोमोसोम कम हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है बहुत सारी डिजीजेस हो जाती है जेनेटिक लेवल पे। इसको क्या बोलते हैं, इस तरह के का जब सही से नॉन डिसजंक्शनल डिजीजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो एनाफेज में अगर सही से होमोलॉगस पेयर का सेपरेशन नहीं हुआ तो एनाप्लुइडी और नॉन डिसजंक्शनल डिजीजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो जब आपसे ह्यूमन जेनेटिक डिजीजेस में बात होगी, आपके सिलेबस में क्या है, ह्यूमन जेनेटिक डिजीजेस है। ह्यूमन जेनेटिक डिजीज में जब क्वेश्चन आएगा कि कैसे जेनेटिक डिजीजेस हो जाती, तो उसमें एक आपको ये भी देना है कि कैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वाले नॉन डिसजंक्शनल डिजीजेस होती हैं। तो आप अगर ये डायग्राम बता के अगर वहां पे बता देंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग उससे शो करेगा और मार्क्स आपको ज्यादा मिलेगा। ट्राइसोमी का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होना, और मोनोसोमी का मतलब होता है कि एक क्रोमोसोम का कम होना। तो जिस तरह से पटाईसोम में 13 नंबर क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, मतलब जो मैटरनल क्रोमोसोम के साथ साथ एक पैटर्नल क्रोमोसोम भी 13 नंबर का चला आएगा। ये जिसका कलर आप चेंज कर लीजिए, एक मिनट रुकिए, इसके साथ साथ क्या है, ये 13 नंबर पे ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है, ये ऑटोसोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो 13 नंबर का जो ऑटोसोम है वो एक एक्स्ट्रा चला आएगा। ठीक है, इसी तरह से एडवर्ड सिंड्रोम में 18 नंबर के केस में ट्राइसोमी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाए। टर्नर नंबर में एक्स नंबर जो क्रोमोसोम होता है वो एक पेरेंट से आता ही नहीं है। तो जिस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे। क्लिफ्टन में एक एक्स्ट्रा चला आता है, डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर का ऑटोसोम क्या होता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एनाफेज का इशू जो नॉन डिसजंक्शन में है, तो और ह्यूमन जेनेटिक डिजीज को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये आपको समझने की जरूरत है। वैसे नहीं समझाएंगे कि 13 नंबर का क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, 18 नंबर का एक्स्ट्रा हो जाता है, टर्नर में एक कम हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक लॉजिक क्या है यहाँ पे। बेसिक लॉजिक जब अगर आप आंसर में लिखते हैं, ठीक है, और एक डायग्राम बना के शो कर देते हैं कि एनाफेज में ऐसे नॉन डिस्टिंक्शन होता है, यू आर गेटिंग ए गुड मार्क्स। ओके, क्योंकि बाकी जो आप लिखने मतलब अगर सिर्फ नंबर्स लिखते हैं और उसका लॉजिक्स नहीं देते हैं, हमेशा मार्क्स कम आएगा। तो जब यूपीएससी में आपको जब ध्यान से ज्यादा मार्क्स माना है तो आपको उसके साथ में लॉजिक लिखना है। क्वेश्चन तो सिंपल सा होगा कि राइट डाउन साइड नोट्स ऑन ह्यूमन जेनेटिक डिजीजेस। जेनेटिक डिजीजेस कई तरह की होंगी। आपसे जब मैंने वेसिकल ट्रैफिकिंग की बात की थी, अगर प्रोटीन्स का सिंथेसिस गड़बड़ हो जाए या प्रोटीन का मॉडिफिकेशन गड़बड़ हो जाए या उसका ट्रांसपोर्ट गड़बड़ हो जाए, तो बहुत सारी डिजीजेस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो मगर ये अलग टाइप की है, ये क्रोमोसोम लेवल पे किस तरह से नॉन डिसजंक्शन की वजह से डिजीज हुई है, ये उस तरह की है। तो आपको हर तरह के आंसर्स को सही से लिखना है। ठीक है, टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम रीऑर्गेनाइजेशन एट द पोल होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीफॉर्मेशन होता है, स्पिंडल असेंबली का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, ये पूरी तरह से हट जाएंगे। तो टीलोफेज से फिर क्या होगा, ये आपका मियोसिस 1 खत्म हो जाएगा। ध्यान दिएगा, मियोसिस 1 से मियोसिस 2 के बीच में कोई नो डीएनए रेप्लिकेशन। अब नो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, होमोलॉगस पेयर
लॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग नहीं होगा। का पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका इन दोनों के बीच में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों का ये चीजें नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं, इंटर करते हैं। अब डिफरेंस क्या है, अभी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपका मियोसिस 2 होता है, अब इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मियोसिस 2 जो है वो पूरी तरह से क्या है, माइटोसिस की सिमिलर प्रोसेस है, तो उसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा, उसको यहां पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। इसका जो मियोसिस 2 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एनाफेज 2 है, वो हम आपसे अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा होगा, आप ध्यान से जब शुरुआत में देखेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने, जब हमने माइटोसिस और उसके बारे में डिस्कस किया था। क्वेश्चन पे जाते हैं, एक मिनट, हम सेल साइकिल रेगुलेशन वाला है, इस पे आते हैं। अब देखिए, कंपेयर द माइटोटिक, ये नहीं है, आरबी हो गया, माइटोट्यूब्यूलर रोल ऑफ प्रोटीन, एक्सप्लेन द सिलिबेस यूकैरियोटिक सेल हो गया, सेल साइकिल डा, वेरियस प्रोफेज। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या है, आपसे पूछ रहा है वेरियस स्टेजेस इन प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस ऑफ सेल साइकिल, एक्सप्लेन द डिटेल डिफरेंट स्टेजेस इन मियोटिक सेल साइकिल, हाइपोथेसिस pertaining to chiasmata, termination and significance। ये हम सब मिटा देते हैं, एक मिनट रुकिए। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट स्टेजेस इन मियोटिक सेल साइकिल, हाइपोथेसिस पर्टेनिंग टू चायस्मेटा, टर्मिनेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। ये चायस्मेटा, टर्मिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस का सिग्निफिकेंस आपको वैसे ही पता चल जाएगा जिस दिन आपने मियोसिस को डिफरेंट एस्पेक्ट से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। कनेक्ट करने में क्या होगा, रिकम्बिनेशन के बारे में पता चलेगा, होमोलॉगस पेयर का पेयरिंग, और उसकी वजह से जो डाइवर्स जेनेटिक अरेंजमेंट के ओवम बन रहे हैं उसके बारे में पता चलेगा, मेंडल्स लॉ के बारे में आपको पता चलेगा, एनीप्लॉइडी या नॉन डिक्शन डिजीज के बारे में पता चलेगा। और उसी तरह से ये मियोसिस का ये जो अरेंजमेंट है या एनीप्लॉइडी होता है, जब देखेंगे बहुत से गेहूं या वीट्स जो होते हैं उनको मियोसिस जो प्रोसेस है उनको मैनिपुलेट करके उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पॉलीप्लॉइडी टाइप के या एनीप्लॉइडी टाइप के क्रॉप बनाई जाती हैं, उनका स्पेशल इफेक्ट, उनका स्पेशल जीन का इस्तेमाल करके उनका अलग से यूज किया जाता है, वो अलग अलग यूज होगा तो वो वहां पे हम देखेंगे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस आपको उसी दिन समझ में आ जाएगा जिस दिन आपको मियोसिस को डिफरेंट पॉइंट से कनेक्ट करना आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में जब पता चलेगा तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में ऑलरेडी आप लिख लेंगे, वो भी बहुत लॉजिकल और एग्जांपल के साथ लिख पाएंगे। डिस्क्राइब द वेल लेबल्ड स्टेजेस इन्वॉल्व द मियोसिस प्रोसेस, ये आप कर लेंगे। डिस्क्राइब द प्रोफेज इन डिफरेंट स्टेज, ये वाला क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा हुआ है, डिस्क्राइब द वेल स्टेजेस, डिस्क्राइब प्रोफेज स्टेज इन डिफरेंस पीरियड वन ऑफ द मियोसिस, एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 ऑफ द मियोटिक सेल साइकिल। अब ध्यान से देखिए, अभी तक मियोसिस का एनाफेज पूछेगा, हो सकता है आगे चल के माइटोसिस का एनाफेज और मियोसिस का एनाफेज 1 और 2 के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। 1, 2 के बारे में डिफरेंस पूछते हैं, ठीक है। तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। अब चलते हैं हम डिटेल में आगे, फिर से जहां से स्टार्ट किए थे। अब माइटोसिस में जब हम एनाफेज की बात कर रहे थे तो वहां पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे थे,
वहां पे क्या हो रहा था, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे थे। ये मेटाफेज एनाफेज में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे थे। एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस में क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे। जी, अब ध्यान से देखोगे, ये जो सेपरेशन है ये इधर गया और ये इधर गया, होमोलॉगस पेयर का सेपरेशन है। फिर यहां पे एनाफेज 2 में क्या है, फिर वही चीज है, वहां भी क्या होगा आपका यहां पे सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन है। मतलब एनाफेज के बाद आप देखोगे 2 साइकिल बनी होगी, 2 सेल बनी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। फिर उसके बाद यहां पे दोनों सेल में सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगे, जिसकी वजह से तभी जाके हॉल्विंग होगा, तब 4 सेल टोटल बनेगी। 2 से 2 बनेगा, 2 से 2 बनेगा, तब जाके 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगी। तो आपको बात समझ में आएगी, एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है, यहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, एनाफेज 2 में क्या होगा, यहां भी सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा, क्रोमेटिड सेपरेशन होगा। मगर यहां जो सिस्टर क्रोमेटिड होगी, यहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, जिसके वजह से इसमें जो क्रोमेटिड है इसमें कुछ फादर का और कुछ मदर के बीच में कॉम्बिनेशन होने की वजह से इसका जो पेरेंट्स है, पेरेंट सेल से जो क्रोमोसोम आया हुआ है उससे डिफरेंस होता है। मगर यहां पे पेरेंट सेल का और जो डॉटर सेल बनेगी उसमें जो क्रोमोसोम है उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता। मगर यहां इस केस में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है, तो अब जो सिस्टर क्रोमेटिड का जो सेपरेशन होगा वहां पे पेरेंट सेल से मैच नहीं होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब 2n जो सेल है वो डिवाइड होके वो बेसिकली 4 सेल बनाएगी और इस तरह से हैप्लॉइड गैमीट हमारे बनते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका मियोसिस प्रोसेस, जो हमने पूरी डिटेल में डील कर लिया है। इसके बाद जब हम अगला लेक्चर होगा वो हम डील करेंगे आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद जो लेक्चर है उसमें हम डील करेंगे आपसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद गोल्गी बॉडी, और उसके बाद डील करेंगे लाइसोसोम। इन तीनों को एक साथ पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल बनता है, फिर वो गोल्गी बॉडी में बनता है, फिर गोल्गी बॉडी से अटैच होगा वेसिकल फॉर्म में, फिर लाइसोसोम में वो एंजाइम का ट्रांसफर होता है। तो ये जो 3 ऑर्गेनेल है ये एक प्रकार के यूनिट में काम करते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे भी एक यूनिट के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका सेल साइकिल और उससे रिलेटेड रेगुलेशन, मियोसिस भी हो गया, उससे जो नॉन वैक्सीनल डिजीजेस होती हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में पेयरिंग के बारे में हो गया, मेंडल्स लॉ के बारे में हो गया, और थोड़ा सा आपने oogenesis के बारे में आपने पढ़ा है, क्योंकि
ऊजेनेसिस इसलिए पढ़ना, उसमें क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना, ऊजेनेसिस में मैंने आपसे पहले ही बोला है कि वहां पे मियोटिक अरेस्ट होता है। यूपीएससी ने ऑलरेडी मियोटिक अरेस्ट के इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अगर उसको आप लॉजिकल तरीके से डायग्राम के बेस में आंसर दे पाएंगे तो आपको हमेशा ज्यादा मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स उस तरह से आएगा नहीं जितना एक्सपेक्टेशन होता है। ये बुक, ये मास्टरिंग जूलॉजी वॉल्यूम 3 में, मास्टरिंग जूलॉजी वॉल्यूम 3 में आपको ये डायग्राम मिल जाएगा सेल साइकिल में। ये सिंपल डायग्राम है, जो हमने डायग्राम बनाए थे उतने सही नहीं बने हैं, मगर ये डायग्राम आपको सिस्टमेटिक आपको बता देगा कैसे कैसे बनाए। एग्जाम के लिए ऐसे ही करना है, आपको प्रोफेज का डायग्राम बनाना है और पूरा स्पेशली प्रोफेज को आपको स्टेप वाइज दिखाना है कि कैसे सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स बना, कैसे आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ, कैसे चार्ज मेटा का शो कर रहा है। उसके बाद आपको मेटाफेज स्टेज में दिखाना है, तो वहां पे बहुत एक एक स्टेप का अगर आप दिखा पाएंगे ना तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जो मैंने समझाते हुए बताया है ना, वो आप होमोलॉगस क्रोमस सिर्फ एक यूनिट बनाइएगा और उसको सही से आप अगर एक्सप्लेन करते जाएंगे 1 2 बाय स्टेप, तो उससे ये समझ में आता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग है प्रोफेज की बहुत ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर ना मियोटिक में प्रोफेज 1 पे ही आता है, और प्रोफेज 1 में आएगा मेटाफेज 1 या एनाफेज। ये तीन जो स्टेज हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 और एनाफेज 1, ये मियोटिक प्रोसेस मियोसिस जो होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको डिटेल में अगर स्टेप वाइज में डायग्राम बनाते फ्लो में चलेंगे ना तो आपको मार्क्स ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब आप सेल साइकिल से रिलेटेड जो टॉपिक थे वो खत्म हो गए। अब जिनको भी कोर्स हमारा ज्वाइन करना है वो आप हमारा नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं 8287747543। इस नंबर पे कॉल करके हम जान सकते हैं। अभी जल्द से जल्द हम 10 दिन में अंदर अपना वेबसाइट को हम फंक्शनल कर देंगे, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी कोर्स ज्वाइन करेंगे वो आपके लिए बेटर होगा, जितना डिले करते जाएंगे प्रॉब्लम होगा, आपके लिए बर्डन हो जाएगा उसको कवर करने के लिए। हम इसके बाद आपको साथ शेड्यूल आपको जो शेयर किया हुआ है वो आपको हम उसके हिसाब से हम आपको कोर्स मतलब लेक्चर देते जाएंगे। ये कुछ मतलब पार्ट हम एसएस तो मतलब ये जो जितने भी अभी तक लेक्चर हैं ये आपको फ्री में मिल रहे हैं, मगर इसके बाद जो लेक्चर होंगे वो आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, वो उन्हीं को मिलेगा जो जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, और ये स्लाइड भी उन लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जो जिन स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।